हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर जिस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी के एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया। तो ये आपको हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के आधार निम्न में से कौन है? जो सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो वो किस आधार पर करते हैं, किस आधार पर समाज को बांटते हैं कि समाज बटा हुआ है? वो आधार है, पहला है वर्ग शक्ति शिक्षा के आधार पर बांटते हैं, शक्ति परिस्थिति एवं शिक्षा। सी है वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। डी है वर्ग परिस्थिति एवं शिक्षा। जो मैक्स वेबर हैं सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानते हैं वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति को, क्लास, स्टेटस एंड पावर को। कहते हैं कि जो समाज में क्लास, जो वर्ग है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज बटा हुआ है। जो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा साधन है वो व्यक्ति उच्च वर्ग में है। और स्टेटस, व्यक्ति को जैसा उसको पद मिलता है, अगर उसका पद ऊंचे स्थान पर है तो उसकी प्रतिष्ठा भी ऊंची होगी। पद के आधार पे उसका स्टेटस जो है वो ऊंचा और निम्न होता है। स्टेटस के जो सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, स्टेटस के आधार पे वेवर करते हैं। पावर के आधार पे जिस व्यक्ति के पास, जिस संस्था के पास जो पावर ज़्यादा है, जैसे न्यायालय के पास पावर ज़्यादा है, तो ऐसे जिसके पास ज़्यादा पावर है और जिसके पास कम पावर है वो उस शक्ति के आधार पे बटा हुआ है। सामाजिक स्तरीकरण उसमें पाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, न्यायालय, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय, जिलाधीश न्यायालय, उनमें जो पावर, वैध जो शक्ति है, शक्ति के आधार पे बटा हुआ सामाजिक स्तरीकरण देखा जा सकता है। तो कौन से आधार बताए हैं? क्लास, स्टेटस एंड पावर, सामाजिक स्तरीकरण के मैक्स वेबर ने बताए हैं। सेकंड है, मैक्स वेबर ने पद्धतिकीय उपकरण के रूप में आदर्श विधि प्रारूप के 4 प्रकारों को दृष्टांत रूप में व्यक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन उनके दिए दृष्टांत में सही नहीं है? जो उन्होंने टूल दिए हैं, अपनी जो मेथोडोलॉजी दी है उसके हिसाब से वो सही नहीं है। ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप की बात करते हैं, ये उन्होंने दिया है। ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप जैसे कि पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, तो इतिहास में ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप बनाया जाता है। इन पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, ये ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप है। कि जैसे उन्होंने पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है। उसमें उन्होंने उनके वो कारणों को जानने की कोशिश की है जिसमें जो आर्थिक कारण जो लोगों को प्रेरित करते हैं आर्थिक गतिविधियां करने के लिए, जिससे जो जितने ज़्यादा डेवलप होते गए वो वहाँ से पूंजीवाद का उदय हुआ। सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप, सामान्य समाजशास्त्रीय जो आदर्श प्रारूप है, जैसे एक और ए और बी, इनके बीच में अगर हमने देखना है कि संयुक्त परिवार है, क्या ये संयुक्त परिवार है, तो इसके लिए आइडल जो टाइप है उसको सेट कर लिया जाएगा जो संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। क्या वो विशेषता इसमें है? जैसे संयुक्त परिवार में 3 जनरेशन के लोग होने चाहिए, तो वो 3 जनरेशन के लोग अगर इसमें हैं तो ये संयुक्त परिवार है। इसमें हैं तो ये संयुक्त परिवार है। और भी जो पैमाना सेट किया जाएगा, आदर्श प्रारूप होता है जो पैमाना सेट कर दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उसके हिसाब से फिर उसमें तुलना की जाती है 2 वर्गों के बीच में, जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसमें तुलना करके देखा जाता है कि कौन सी उसमें समानता है। अगर ये समानता पाई जा रही है तो जनरलाइज, तो ये सामान्य है, सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप है, ये जनरलाइज हो रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। तीसरा है क्रिया आदर्श प्रारूप, जो कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पे
जहाँ पे जो क्रिया के आधार पे हो रहा है, जो गतिविधि हो रही है, उसको आदर्श प्रारूप, जो जिसमें विवेक का यूज़ किया जा रहा है, आदर्श प्रारूप है। जो उन्होंने बात नहीं की है वो है सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप। सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की वो बात नहीं करते हैं, कल्चरल आइडल मॉडल की बात नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी, कल्चरल आइडल मॉडल, सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप। जिस मैथोडोलॉजी टूल, ये क्या है? मैथोडोलॉजिकल टूल्स हैं जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप है, सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप है, क्रिया आदर्श प्रारूप है, ये नहीं है और यही इसका आंसर है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रकार के बारे में सही नहीं है? आइडल टाइप के बारे में जो सही नहीं है। जो आइडल टाइप होती है वो क्या है? ये प्रकृति से क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है, इसमें व्यक्तिनिष्ठ होता है। जो करता है, जो कर्ता जिस क्रिया को करता है उससे वो जो अर्थ लगा रहा है तो बाकी भी वही अर्थ लगा रहे हैं, तो वो क्या है? व्यक्तिनिष्ठ। ये प्रकृति से क्या होते हैं? व्यक्तिनिष्ठ। अनुसंधान करता जो आदर्श प्रारूप सेट करता है वो अपने, उसको जैसा लगता है वो उस हिसाब से जैसा उसने अध्ययन करना है वो वैसा ही आदर्श प्रारूप सेट करता है, वो उसके ऊपर निर्भर होता है। ये क्या होती है? प्रकृति से इनकी नेचर क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है, सब्जेक्टिव होती है। यह वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे संयुक्त परिवार का अगर अध्ययन किया जा रहा है कि वो संयुक्त परिवार है या नहीं, तो पहले उसकी जो विशेषताएं हैं वो सेट की जाती हैं कि क्या उसमें ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो अगर वो उसमें पाए जाते हैं तो वो क्या है? संयुक्त परिवार है। तो वो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक विश्लेषणात्मक निर्माण है, इसमें सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें जो अध्ययन किया जा रहा है, घटना का, वास्तविकता का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है उसका। यह एक आदर्श रूप से नैतिक यह कि आदर्श रूप में नैतिक रूप से सही है। तो ये नैतिक रूप से क्या है? सही। इसमें इन्होंने बताया कि ये नैतिक रूप से सही है। नैतिक रूप जो आदर्श होते हैं, जैसे बड़ों के पांव छूना, उनको अभिवादन करना, जो बड़ों का सम्मान करना, जो हमारे आदर्श नैतिकता है, ये वो नहीं है। तो इससे ये नहीं है, इसी कारण हमने आंसर जो इसका ढूंढना है जो सही नहीं है, तो ये आंसर है इसका डी, जो कि सही नहीं है। यह एक गतिशील अवधारणा है। गतिशील अवधारणा, अगर हमने 50 साल पहले समाजवादी अवधारणा का जब अध्ययन हुआ होगा, उसका जो आदर्श प्रारूप बनाया होगा, तो उस समय जो उसका अर्थ होगा, आदर्श प्रारूप जिसने बनाया 50 साल पहले, तो वो कुछ और होगा, उसका अर्थ कुछ और होगा समाजवादी जो विचारधारा उसका एनालाइज करने के लिए। लेकिन अगर आज बनाएं तो उसका आदर्श प्रारूप और होगा। तो इसलिए ये क्या है? एक गतिशील अवधारणा है। जो आदर्श प्रारूप है वो गतिशील अवधारणा है। जैसे समाजवादी जो 50 साल पहले बनाया, उसका आदर्श प्रारूप कुछ और था, उसका अर्थ कुछ और था। मान लो इसका जब अध्ययन करना है तो वो कुछ और पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि उसमें कौन कौन से कारण हैं, क्या है। तो अब ये समाज में, आधुनिक समाज में कुछ और प्रारूप होगा कि उसका जब अध्ययन करेंगे कुछ और प्रारूप से सेट करेंगे कि अपने जो अनुसंधान करता है वो अपने हिसाब से करेगा। तो ये एक गतिशील अवधारणा है। तो आंसर है इसका डी, जो कि नैतिक रूप में नहीं होते। जो आदर्श हैं वो आइडली मॉरली राइट नहीं होते, आइडली मॉरली नहीं होते हैं। आंसर इसका डी है। फोर्थ है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय पर्सपेक्टिव से रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो स्मॉल कम्युनिटी अवधारणा का परीक्षण किया, वो किस में किया है? कास्ट, क्लास एंड पावर में, द रिमेंबर्ड विलेज में, एन इंडियन विलेज में, ए राजस्थान विलेज में। आंसर इसका है राजस्थान विलेज में। आंसर 4 है कि राजस्थान विलेज में स्मॉल कम्युनिटी की जो व्याख्या की है, स्मॉल कम्युनिटी की जो अवधारणा है उसका
भारतीय परिप्रेक्ष्य से उसका परीक्षण किया गया है। पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और इसमें क्या सम्मिलित है? जो टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें उसका क्या अर्थ है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? संगठित प्रतिष्ठान होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश होते हैं, मानकों से बचने की कम संभावना होती है, जो स्टैंडर्ड होते हैं उन स्टैंडर्डों से बचने की संभावना कम होती है, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की संभावना कम होती है, उपयुक्त सभी। आंसर इसका डी है, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या होते हैं? रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है? रूल और रेगुलेशन होते हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वही क्या है? इंस्टीट्यूशन है। उसी को हम टोटल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, जो कि जिसमें कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक सेट किया जाता है। जो जैसे एजुकेशन में स्टैंडर्ड रूल बनाया जाता है, जहाँ पे एजुकेशन लेने जाते हैं, तो जो रूल बने होते हैं उसको फॉलो, उनसे बचा नहीं जा सकता। ऐसे सामाजिक तौर पे बने होती हैं, जैसे शादी विवाह जो संस्थाएं हैं उसमें जो पैमाना सेट किया है तो आप उससे बच नहीं सकते। तो उसमें उन मानकों से बचने की संभावना क्या होती है? कम होती है, और ये संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिश होते हैं। प्रशासनिक ढांचे के जो नियम होते हैं उनसे बचने की संभावना भी कम होती है। तो ये सभी क्या है? टोटल इंस्टीट्यूशन में शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर जो 1883 में किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? भारत में जो समाजशास्त्र का विचार आया वास्तविक दौर पे, जो पहले 1883 था, उसका जो समाजशास्त्र का जो विचार है वो असल में भारत में कब शुरू हुआ? 1999 में, 1919 में, 1939 में, 1952 में, 1970 में? आंसर इसका सी है, 1952 में ये इस्टेब्लिश हुआ। प्रोफेसर गुरे की उन्होंने प्रयास किया इसको इस्टेब्लिश करने। उन्होंने एक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका जो प्रकाशित की 1952 में, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। सोशियोलॉजिकल पत्रिका प्रकाशित की, बुलेटिन शुरू किया उन्होंने। बुलेटिन शुरू किया किसने? प्रोफेसर गुरे ने। प्रोफेसर गुरे ने ये शुरू किया 1952 में। तो जो समाजशास्त्री विचार है भारत में वो कब शुरू हुआ? 1952 में। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था इसका जो समाजशास्त्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, नामकरण हुआ था, या सर्वाधिक विकास हुआ था, वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ था। तो जो अमेरिकन साइंस है उसको किस लिए बॉर्न हुई थी या नेमिंग हुआ था? मैक्सिमम डेवलपमेंट हुई थी या डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फॉर्म हुआ था। तो क्या हुआ था? ये सर्वाधिक विकास हुआ था। जो समाजशास्त्र है उसका सबसे पहले तो विकास फ्रांस में हुआ। सबसे पहले उसका विकास फ्रांस में हुआ है। उसके बाद जो व्यापक अध्ययन हुआ वो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में इसका व्यापक अध्ययन हुआ है समाजशास्त्र का। तो यूं कहें कि प्रोफेशनली जो समाजशास्त्र विकसित हुआ वो अमेरिका में हुआ है, इसलिए इसको अमेरिकन साइंस कहा जाता है। तो इसका अमेरिकन साइंस क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक विकास जो है वो अमेरिका में हुआ है। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई है जीएस घुरे, आंद्रे बिताई, सर पैट्रिक गेट्स, एमएन श्रीनिवास। आंसर इसका सी है, सर पैट्रिक गेट्स की नियुक्ति हुई है 1919 में मुंबई के विश्वविद्यालय में
समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? मैक्स वेबर जब पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है उसको देखने के लिए अपने अध्ययन में कौन से मेथड का प्रयोग करता है? तो वो किस मेथड का प्रयोग करते हैं? ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, या दार्शनिक पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, या ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का? आंसर है इसका डी, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। जो मैक्स वेबर हैं ऐतिहासिक जो पूंजीवादी प्रवृत्ति है उसको देखने के लिए, वो टेंडेंसी को, कैपिटलिज्म की टेंडेंसी को देखने के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। 6 धर्मों का, वो विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं। इसमें वो इन धर्मों में उनके मूल्य, विश्वास और आचार, ये आदर्श प्रारूप में सेट करते हैं और उनको देखते हैं कि कौन कौन सा धर्म जो है वो, फिर इनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। इन धर्मों के इन जो आदर्श प्रारूप सेट किया है इनको देखते हैं, फिर इनके आधार पे इनकी तुलना करते हैं। 6 धर्मों की इनकी तुलना करते हैं कि कौन सा धर्म जो है वो आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है और कौन सा रोक रहा है। जो प्रेरित कर रहा है वो उन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो, इसलिए उन्होंने उसको पूंजीवाद की आत्मा कहा है। प्रोटेस्टेंट धर्म में कि ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो पूंजीवाद की टेंडेंसी है वो उनको प्रोटेस्टेंट धर्म में मिलती है। तो उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए, जो कैपिटलिज्म है उसकी जो प्रवृत्ति देखने के लिए क्या किया, 6 धर्मों का अध्ययन किया उन्होंने, और उनमें ऐतिहासिक जो ये जो धर्म है उनकी पीछे जो क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ऐतिहासिक कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया उन्होंने। इन धर्मों के बीच में उन्होंने तुलना करके देखा। वेरेस्टेन किसका उल्लेख करता है? वेरेस्टेन जो है वो, ये अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। वेरेस्टेन की अवधारणा, वेरेस्टेन जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है वेरेस्टेन। तो ये किसका उल्लेख करता है? वेरेस्टेन क्या होता है? ये सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ है जो वेरेस्टेन है। सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ है। सहभागिता पूर्ण सामाजिक घटना, जो घटना हो रही है उसमें सहभागिता करना, शामिल होना। सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ जो सामाजिक घटना है उसकी व्याख्या करना, उसको समझ के उसकी व्याख्या करना। तो वेरेस्टेन जो मैक्स वेबर ने दिया, वेरेस्टेन जो मैक्स वेबर ने वेरेस्टेन शब्द दिया है, ई है सामाजिक घटना की प्रयोगात्मक समझ। सामाजिक घटना की प्रयोगात्मक समझ जो वेरेस्टेन है, वेरेस्टेन क्या है कि डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, पार्टिसिपेटरी सोशल इवेंट भी नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है। आंसर इसका डी है, जो कि एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना है, एक व्याख्यात्मक समझ है। जो वेरेस्टेन है वो क्या है? एक व्याख्यात्मक समझ की व्याख्या करना, उसको समझ के उसकी व्याख्या करना। वेरेस्टेन जो शब्द है, ये जो वेरेस्टेन शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब है इंटरप्रेटेटिव, व्याख्या करना, व्याख्यात्मक समझ है। घटना की जो व्याख्या की जाती है समझ के, वही वेरेस्टेन है। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है? विवेकीकरण से संबंधित है। उपकरण तर्कना विवेकीकरण, साध्य साधन विवेकीकरण, भावात्मक विवेकीकरण, पारंपरिक विवेकीकरण। जो मैक्स वेबर रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रीजनिंग, डिस्क्रिटाइजेशन, एंड मीन्स रैशनलाइजेशन। तो जो एंड मीन्स रैशनलाइजेशन है, साध्य साधन विवेकीकरण का यूज़ करते हैं, साधन साध्य विवेकीकरण का प्रयोग करते हैं। किसमें? वो एक टर्म का यूज़ करते हैं, किसका?
प्रयोग करते हैं साधन साध्य। जो लक्ष्य पहले से निश्चित है, जो पहले से सोच लिया है करना है, तो वो बाहरी लक्ष्य होता है। जो लक्ष्य तय कर लिया, जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसको क्लियर करना है, तो जो क्लियर करना है वो पहले से ही बाह्य लक्ष्य है। अंतर्ला क्या है, उसकी साधन कौन कौन से अपनाए हैं, रणनीति क्या क्या है, साध्य साधन विवेकीकरण जो है वो मैक्स वीवर इसका प्रयोग करते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रिया हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वीवर, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। आंसर इसका मैक्स वीवर है। ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये सामाजिक क्रिया के बारे में बताते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रियाएं, हर कोई जो भी क्रिया हो रही है वो एक सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। सामाजिक क्रिया वही होगी जिसका कोई अर्थ होगा, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। जैसे कोई व्यक्ति पूजा करने बैठा है, ये व्यक्ति पूजा करने बैठा है, अगर वो मूर्ति के सामने बैठ के पूजा कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, जो भी गतिविधि कर रहा है, तो वो क्रिया है, एक सामान्य क्रिया है। सामाजिक क्रिया तब होगी जब कोई यहाँ पंडित बैठा है, पंडित उसको गाइड कर रहा है, उसके निर्देशानुसार वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, तो वो क्या है, सामाजिक क्रिया। तो जो समाजशास्त्र है वो इन्हीं संबंध को, इनके बीच में जो संबंध है, इसी संबंध का वो अध्ययन करता है। इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये जो टर्म किसने दी है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। जो मानव क्रियाएं हैं वो किससे निर्देशित होती हैं, मानव जो क्रिया करता है वो किससे निर्देशित होती है, एक व्यक्ति द्वारा। जो क्रियाएं करता है व्यक्ति, मानव जो भी क्रियाएं कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति द्वारा होती है, तार्किकता के द्वारा होती है, कोई उसमें लॉजिक होता है, अर्थ एवं प्रेरक के द्वारा होती है, या समाज द्वारा होती है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो किसके द्वारा गाइडेड होती है, बाय वन पर्सन के द्वारा, बाय रैशनैलिटी के द्वारा, बाय मीनिंग एंड मोटिवेशन के द्वारा, बाय सोसाइटी के द्वारा। आंसर इसका है सी, अर्थ एवं प्रेरक के द्वारा। वेबर ने बताया कि जो हम क्रियाएं करते हैं, समस्त जो भी क्रिया है, सामाजिक क्रिया हम करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर लॉजिक नहीं है, या तो वो एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, या फिर वो गोल ओरिएंटेड होती हैं, या वैल्यू ओरिएंटेड होती हैं, या हम मूल्य से प्रेरित होकर करते हैं जो क्रिया हम कर रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ होता है। प्रेरक उन्होंने 4 तरह के बताए हैं। एक बताया है तार्किक, दूसरा मूल्य, तीसरा है भावात्मक, चौथा है परंपरागत। तो परंपरागत ये जो क्रिया जिसमें कोई हम लॉजिक लगाते हैं, उसका कोई अर्थ निकालते हैं, तब हम करते हैं। मूल्य वो वैसी क्रियाएं होती हैं जिसके पीछे लॉजिक तो नहीं लगता, उसका कोई अर्थ होता है। हम जैसे बड़ों का सम्मान करना, वृद्धों की उनकी सेवा करना, ये इसके पीछे एक अर्थ है, क्योंकि हमारी इसके साथ वैल्यू जुड़ी हैं। तो हमें जो प्रेरक कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज हमें प्रेरणा दे रही है कि इसको करने के लिए। भावात्मक जैसे घृणा करना, प्रेम, ये जो भाव है हमारे, तो स्नेह का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये जो भाव है ये हमें प्रेरित कर रहे हैं कुछ क्रिया करने, जो क्रिया हम करते हैं, जिसके प्रति गुस्सा है, थोड़ी सी नाराजगी है, कभी घृणा होके उस पर बरस पड़ना, तो वो किससे प्रेरित हुई, घृणा से। तो घृणा और उसके पीछे कोई अर्थ निकलेगा कि उसने क्यों किया, प्रेम के बसीभूत होके। परंपरागत वो क्रिया होती है जो कि हम परंपरा के आधार पे, जो प्राचीन, जो हमारी परंपराओं से चली आ रही, जैसे दिवाली मनाना, दिवाली में घी के दिए जलाना, जो हम करते हैं, नए नए कपड़े पहनना, लक्ष्मी की पूजा करना, तो ये क्या है, परंपरागत। तो वो हमें जो प्रेरित कर रही है, हमारी परंपरा इसमें प्रेरक है। परंपरा क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, इसके पीछे इसका कोई अर्थ है। क्योंकि अर्थ क्या है कि परंपरा हमें, जो हम उन परंपराओं, हमारे बुजुर्ग जिनको करते हैं, हम भी उसी को मानते हैं, तो वही हम करते आ रहे हैं, वो हमें प्रेरित कर रही है ऐसा करने के लिए। तो वेबर ने जो कहा कि जो समस्त मानव क्रियाएं होती हैं वो
निर्देशित होती हैं, एक जहाँ तो उसके पीछे कोई अर्थ होता है और वो किसी न किसी भेद के द्वारा प्रेरित होती हैं, प्रेरक क्रियाएं होती हैं। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है? ये जो उन्होंने अंतर बताया है, समुदाय, जाति, वर्ग, समूह, ये जो अंतर बताया है उन्होंने वर्ग के आधार पे बताया, जो कि लाइफ अपॉर्चुनिटी। वर्ग एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक जैसी प्रतिष्ठा होती है व्यक्ति की, एक जैसा उनका रहन सहन होता है, जीवन शैली होती है, समान स्थिति वाले लोग जो है वो एक वर्ग में आते हैं। तो वर्ग जो है उन्होंने जीवन के अवसर के आधार पे के अनुसार बताया है। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है भौतिक जीवित के लिए उत्पादन, एकता, आपसी पहचान, वर्ग संघर्ष। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द प्रॉपर हिस्टोरिकल एक्शन इज प्रोडक्शन फॉर फिजिकल सर्वाइवल, यूनिटी, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, क्लास स्ट्रगल। तो आंसर है इसका भौतिक जीवित के लिए उत्पादन। So friends, thanks.